सांख्य में पुरुष की सत्ता के बारे में बताया गया है कि पुरुष का अस्तित्व क्यों है। सांख्य में पुरुष और जड़ से दो तत्व की बात की गई है। इन दो तत्वों से कहा है कि जड़ और चेतन। चेतन यानी पुरुष, जड़ यानी प्रकृति, अव्यक्त। तो बताया गया पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग वस्तुएं, दोनों अपने एक दूसरे की इच्छा से मिलते हैं। प्रकृति को विस्तार करना है, पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति करनी, कैवल्य की प्राप्ति करनी, निर्वाण की प्राप्ति करनी, तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो पुरुष की सत्ता क्यों है इसको समझते हैं। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में पुरुष की सत्ता सिद्ध करने हेतु 5 तर्क दिए गए हैं। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका जो टीका लिखी है सांख्य दर्शन पे लिखी है, और वो कहते हैं कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्त्री भोक्तृभावात् केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। तो इसके बारे में देखिए समझते हैं क्या कहा है उन्होंने। तो पहला जो तत्व बोलते हैं कि संघात परार्थत्वात्, यानी कि यह जगत प्रकृति के तीनों गुणों से बना है, सत्व रज और तम। कहते हैं संसार, ये सृष्टि, ये दुनिया 3 गुणों से बनी है, सत्व रज तम, सात्विक राशिक और तामसिक गुणों से बनी है। और जड़ और चेतन है, और वो जड़ भी और अचेतन है। जड़ यानी बुद्धि नहीं है, अचेतन जिसके पास कोई चेतना नहीं है, जो स्वयं से कुछ नहीं कर सकता अपना। यह जगत साधन रूप है, यानी कि इसका हम उपभोग कर सकते हैं। ये साधन किसी की सहायता कर सकता है, कुछ सहायता नहीं ले सकता है। प्रश्न ये उठता है कि इसका साध्य कौन है। प्रकृति है तो इसका साध्य, इसको साधने वाला कौन है, इसका भोग करने वाला, इसका उपभोग करने वाला कोई तो होगा। तो यदि जड़ पदार्थ को ही इसका साध्य माने, अगर कहे कि प्रकृति स्वयं अपना भोग कर लेती है, तो यह अनवस्था दोष पैदा हो जाएगा। अनवस्था यानी कि ये तो विपरीत तर्क दे दिया आपने। प्रकृति कैसे अपना भोग कर सकती है, इसलिए इसका साध्य वही हो सकता है जो चेतन हो, इसके बाद चेतना हो, तथा जो इस जगत को भोगने का सामर्थ्य रखता हो। अतः सांख्य के पुरुष के स्वरूप के अनुसार इस प्रयोजन की पूर्ति पुरुष ही कर सकता है, यानी प्रकृति का भोग पुरुष ही कर सकता है, इसलिए इसकी सत्ता सिद्ध होती है। आगे त्रिगुणादि विपर्यात्, 3 गुण से विपरीत है प्रकृति। प्रकृति अपने स्वरूप में त्रिगुणात्मक तथा परिणामी है, तो तार्किक दृष्टि से त्रिगुण निर्गुण की ओर संकेत करता है, और पुरुष इससे भिन्न है। जब पुरुष को केवल यानी मोक्ष मिल जाता है तो इन गुणों से ऊपर हट जाता है। तो 3 गुणों से भी पुरुष विपरीत है, यानी उसकी सत्ता इसलिए सिद्ध होती है। उसके बाद है अधिष्ठानात्। प्रकृति ज्ञेय है, यानी जानने वाला एक विषय है, तथा जड़ है, जबकि पुरुष अधिष्ठान है, ज्ञाता है, विषयी और चेतन है। प्रकृति एक ज्ञेय है जिसको पुरुष ज्ञाता है, जो उसको जानता है। प्रकृति विषय है जिसको जानने वाला एक पुरुष है, तथा प्रकृति जड़ है, तो जड़ को कौन जानता है, चेतन जानता है। चेतन इसको समझ सकता है। प्रकृति और उससे उत्पन्न पदार्थ जड़ होने के कारण भोग्य हैं, अतः इसे भोगने के लिए भोक्ता होना चाहिए, और यह भोक्ता वही हो सकता है जो चेतना से युक्त हो। चैतन्य होने के कारण पुरुष इस प्रकृति का भोक्ता है। केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, प्रकृति का साध्य केवल है। अब प्रश्न यह उठता है कि केवल्य की प्राप्ति किससे होगी। पुरुष की सत्ता का वास्तविक बोध होने पर ही केवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के लिए सांख्य कारिका में 5 तर्क दिए हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् और केवल्यार्थ, यानी प्रकृति को भोगने के लिए भोक्ता भी होना चाहिए, और इसका पदार्थों से जो भिन्न है प्रकृति से वो पुरुष है, त्रिगुण से जो भिन्न है वो पुरुष है, और इसका भोक्ता कौन है, जो भोग्य वस्तु का भोग कर सकता है, वो अधिष्ठानात् है। तो इस 5 तर्कों से हम सिद्ध कर सकते हैं कि पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है, और प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं,